नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम हाल ही के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा धोखाधड़ी में से एक की गहराई में जाने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीट एग्जाम लीक की। हम एक खोजी नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी फुलप्रूफ मानी जाने वाली व्यवस्था में चूक हुई तो हुई कहां। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रणाली, एक पूरे सिस्टम पर उठा हुआ बहुत बड़ा सवाल था। तो आइए, बिना किसी देरी के तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले मैसेज से, जिसने इस पूरे स्कैंडल की पोल खोल कर रख दी। घटना 2 मई 2026 की है। केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक छात्र एक फाइल के साथ ठीक यही संदेश राजस्थान के सीकर में बैठे अपने पिता को भेजता है। पिता वहां एक हॉस्टल चलाते हैं। जाहिर सी बात है, उस रात तो शायद कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगली ही सुबह परीक्षा से ठीक पहले ये पेपर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच बांट दिया जाता है। और सच कहूं तो यहीं से इस इतने बड़े राष्ट्रीय खुलासे की नींव पड़ती है। अब आप सोचिए, परीक्षा खत्म होने के बाद जब इस बांटे गए पेपर को एक कोचिंग टीचर से चेक करवाया जाता है, तो क्या सच सामने आता है? 180 में से पूरे 135 सवाल, जी हां, 135 सवाल उस लीक हुए दस्तावेज से बिल्कुल हूबहू मेल खा रहे थे। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न तो बिना किसी क्रम को तोड़े वैसे के वैसे ही छपे थे। मतलब एक फुल स्टॉप तक का अंतर नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि ये पेपर आखिर वहां तक पहुंचा कैसे? चलिए, इस पेपर के पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। अगर हम घटनाओं के क्रम पर नजर डालें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई रातों रात जल्दबाजी में की गई चोरी नहीं थी। परीक्षा से पूरा 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर निकाल लिया गया था। वहां से ये गुड़गांव पहुंचा और फिर परीक्षा से हफ्तों पहले ही राजस्थान के सीकर तक आ गया, जिसके बाद इसे बड़ी ही आसानी से व्हाट्सएप संदेशों के जरिए आगे बढ़ाया गया। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बेहद पहले से प्लान किया गया था और तकनीकी रूप से बहुत ही ज्यादा एडवांस था। जांच एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए उन्होंने मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर और नासिक के बाहरी इलाके में बनाए गए शैडो सर्वर जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। और किसी को जरा भी शक ना हो, इसलिए 120 असली सवालों को डमी सवालों के साथ बड़े ही शातिराना तरीके से मिलाकर उसे गैस पेपर का नाम दे दिया गया। चुराया गया एक साधारण सा पेपर कैसे लाखों रुपए के काले धंधे में बदल गया, इसके आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। नासिक में मात्र 1 लाख रुपए से इस खेल की शुरुआत हुई। फिर ये अलग अलग हाथों से गुजरते हुए गुड़गांव और राजस्थान तक पहुंचा, और तब तक इसकी कीमत 30 लाख और 5 लाख जैसी बड़ी रकमों में तब्दील हो चुकी थी। ये रातों रात अमीर बनने का एक पूरा सिंडिकेट बन चुका था। तो आखिर इस पूरे नेटवर्क के पीछे चेहरे किनके थे? चलिए, मुख्य आरोपियों पर एक नजर डालते हैं। जमवारामगढ़ और सीकर के इलाकों में इस पेपर लीक का जो मुख्य केंद्र थे, वो थे बीवाल भाई, मांगीलाल और दिनेश बीवाल। इन्हीं लोगों ने गुड़गांव से 30 लाख रुपए की वो भारी भरकम रकम देकर वो गैस पेपर खरीदा था और फिर इसे आगे अपने पूरे नेटवर्क के माध्यम से एजेंटों और छात्रों तक पहुंचाया। हमारे स्रोत सामग्री के अनुसार जब इस नेटवर्क की गहराई से जांच हुई, तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो बरबस ही ध्यान खींचते हैं। बताया गया है कि मुख्य आरोपी राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के साथ उसकी तस्वीरें थीं, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके परिवार के 4 सदस्यों ने ठीक 1 साल पहले यही नीट परीक्षा पास की थी। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारियों को रख रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि इन सभी संयोगों ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को बहुत तेज कर दिया है। और जब ये सब हो रहा था, तब हमारी अथॉरिटीज, खास तौर पर एनटीए का क्या रुख था? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का आधिकारिक बयान था, जहां उन्होंने पुलिस शिकायतों तक को अफवाह बताकर सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही चीख चीख कर कह रही थी। 180 में से 135 सवालों का बिल्कुल हूबहू मिलना कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। यह रवैया पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह कोई पहली या अकेली घटना थी? इतिहास के पन्ने पलटें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 2024 में भी इसी तरह की विसंगतियां, लीक और बिना कारण ग्रेस मार्क्स देने के मामले सामने आए थे। लेकिन तब क्या हुआ? सिर्फ मामूली गिरफ्तारियां हुईं, कोई ठोस सिस्टमैटिक सुधार नहीं हुआ।
और उसी का नतीजा था कि 2026 में ये अपराध और भी ज्यादा हाईटेक और व्यापक हो गया। इस पूरी जांच पड़ताल से आगे बढ़कर अब हम इस मुद्दे के सबसे मानवीय और दर्दनाक पहलू पर बात करते हैं। उन लाखों छात्रों पर इसका क्या असर हुआ? 22 लाख। इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए। ये उन 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों की गिनती है जिनके भविष्य, जिनकी रातों की नींद को इस अचानक हुए रद्दीकरण और दोबारा परीक्षा के फैसले ने पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। जो छात्र पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, उनकी स्थिति की कल्पना कीजिए। उन्होंने अपनी नींद, अपना सामाजिक जीवन, सब कुछ इस एक परीक्षा के लिए दांव पर लगा दिया था। कोचिंग और हॉस्टल की भारी भरकम फीस चुकाई थी। जब कुछ लोग पैसे देकर पूरे सिस्टम को ही खरीद लेते हैं, तो उन ईमानदार छात्रों का सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, उनका अपनी योग्यता पर से और इस देश की राष्ट्रीय मेरिट प्रणाली से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता है। तो क्या यही सब कुछ है? अगर सिस्टम में इतनी खामियां हैं, तो एक छात्र के तौर पर आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हमारी स्रोत सामग्री में बहुत ही कमाल की और उत्साहजनक सलाह दी गई है। देखिए, कोई भी एक परीक्षा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन का अस्तित्व तय नहीं कर सकती। सच्ची सफलता सिर्फ एक टेस्ट पास करने में नहीं है, बल्कि अपने हुनर को निखारने और उत्कृष्टता के पीछे भागने में है। आपको बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। तो भविष्य के लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। सबसे पहला कदम तो यही है कि इस सच्चाई को स्वीकार करें कि इन पारंपरिक परीक्षाओं में अब प्रणालीगत जोखिम मौजूद हैं। दूसरा कदम है अपनी नजरें खोलना और नए तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों की तलाश करना। और तीसरा कदम है अपने शौक और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सही करियर का चुनाव करने के लिए मौजूदा संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना। आज के समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग की रेस से बाहर भी एक पूरी दुनिया है। स्रोत में उल्लेखित 100 करियर गाइड जैसी सामग्रियां बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि आज डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी रिसर्च या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे कई बेहतरीन फील्ड्स उभरकर सामने आए हैं। इन क्षेत्रों में ना सिर्फ अच्छी खासी कमाई है, बल्कि काम भी बेहद रचनात्मक और दिलचस्प है। और अंत में हम आपको एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ के जा रहे हैं जो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब तक इन बड़ी कमजोरियों को दूर करके एक पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली नहीं बनाई जाती, तब तक क्या ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं केवल और केवल मुनाफा कमाने का एक काला व्यापार बनकर रह जाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री के लिए विजन डॉक्स हिंदी को अब भी सब्सक्राइब करें।